तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं ये कि कौन सा माहौल है। आप पीछे देख के समझ ही गए होंगे कि हम कौन सी वीडियो उतारने वाले हैं। दरअसल ये माहौल है डूसू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। दरअसल हम काम तो कुछ दूसरा करने आए थे पर अब दूसरा कुछ कर रहे हैं, है ना। हमने सोचा कि इंटरव्यूज तो हमने बहुत ले लिए, कैंडिडेट्स के बहुत सारे इंटरव्यूज ले लिए, पर अब आम जनता क्या सोच रही है ये आपको बताएं। तो आइए, हम आज रामजस कॉलेज में है, वैसे कि काफी प्रख्यात कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का भी ये, है ना। यहाँ के बच्चे चाहे माने ना माने, पर हम साउथ कैंपस से आने वाले बच्चे तो यही मानते हैं, है ना। तो आइए हम बात करते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित हुआ। अच्छा, आपका कोर्स क्या है कॉलेज में? मैं जूलॉजी। जूलॉजी, ठीक है। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि डूसू का पूरा माहौल चल रहा है ना। कॉलेज में भी आपको दिख रहा है कि पूरा माहौल चल रहा है। तो आपके हिसाब से मुद्दे क्या है? मुद्दे, कॉलेज तो हमारा बहुत बढ़िया है। एक दो छोटी मोटी कमी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो सकता है, खासकर लैब्स हमारी थोड़ी पुरानी है कुछ कुछ, और लैब्स में एसी हो हमारी, और कैंटीन का खाना थोड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, समोसे थोड़ी चटनी वगैरह अच्छी है, लेकिन थोड़ा अच्छा और हो सकता है। अच्छा, आप क्या रेकमेंड करेंगे वैसे कि क्या खाना चाहिए समोसे के अलावा? समोसे, चटनी, डोसा, ये दो तीन चीज़ तो बढ़िया है। बाकी चीज़ें और बढ़िया हो सकती हैं, और आइटम ऐड हो सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं सामने, ये अमूल के, ये खुल सकता है वापस से, बंद पड़ा है सालों साल से। और बाकी हाँ, ये सब माहौल बड़ा अच्छा है, चहल पहल रहती है कॉलेज में, और तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एसी लगाने की बात मैं बहुत से कॉलेज में सुनता हूँ, ये कॉलेज में भी है क्या? हाँ, इस कॉलेज में है, लेकिन बहुत बहुत कम क्लासेस में तो नहीं है। ये हमारी हॉल हो गई, ऑडिटोरियम वगैरह में, बस इसी में। हाँ, तो आपको कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम 4 घंटे 3 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो होनी चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरों से भी पूछेंगे कि उनसे मुद्दे क्या है। आपके मुद्दे क्या है भाई? भाई मेरे मुद्दे हैं कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत बेकार रहता है, जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने कोर्स से रिलेटेड भी उसमें हेल्प हो सके। और अदर भी कॉल वगैरह आता है तो वो भी नहीं हो पाता, सब घर पे परेशान होते हैं कि हाँ भाई कॉल नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ पे है। अच्छा, तो वाईफाई होनी चाहिए और अच्छी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, तो यही मेरा मुद्दा है। अच्छा, बाकी कॉलेजेस में मैंने सुना है कि क्लासेस टाइम पे होती नहीं है और तुरंत कैंसिल हो जाती है या कभी भी रख देते, तो ये कॉलेज में भी वो मुद्दा है क्या? ऐसा तो मुझे देखने को नहीं मिला है, और क्लासेस टाइम से ही हो रही हैं, और जैसे टीचर बोल रहे हैं उसी टाइम पे हो रही है। हाँ, अगर कोई क्लास कैंसिल करना है तो पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि हाँ ये क्लास अब नहीं होगी, वो भी कोई वैलिड रीजन की वजह से ही, और वैसे पे तो नहीं। अच्छा भाई, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना रहेगा, माफ कीजिएगा। आपका नाम और कोर्स बता दीजिए। मेरा नाम निर्भय है और कोर्स जूलॉजी ऑनर है। अच्छा, निर्भय है, और आपने निर्भय, आप देख सकते हैं कि इनके नाम के हिसाब से इन्होंने अपने मुद्दे भी बता दिए निर्भय होकर, है ना। थोड़ा सा वर्ड प्ले करना जरूरी है, नहीं तो लोग वीडियो नहीं दिखते, है ना। हाँ भाई, तो आपके नाम और कोर्स बता दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं जूलॉजी ऑनर्स फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपके मुद्दे क्या हैं भाई? मेरा ये है कि लाइब्रेरी में जो सीट अवेलेबल है अभी तक, उसे मुझे लगता है कि थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जितने सीट अवेलेबल हैं उसमें पूरे बच्चे एकोमोडेट नहीं हो सकते, और जिससे प्रॉब्लम होती है बच्चों को थोड़ा। और भाई टाइमिंग के बारे में? टाइमिंग किस लाइब्रेरी की तो आप किसी भी टाइम कॉलेज की टाइम जा सकते हो, वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उसमें जो सीट अवेलेबल हैं उससे थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। सैटरडेज को खुली होती है? हाँ। अच्छा, तो इनके कॉलेज में वो शायद से दिक्कत है नहीं। मैं जिस कॉलेज से हूँ उसमें वो दिक्कत है, पर नाम नहीं लूंगा, है ना, स्ट्राइक ना आ जाए कहीं वो कॉलेज की। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला खड़ी है ना। भारतीय समाज में हमने जैसे कि देखा है कि महिलाओं की आवाज को हमेशा से दबाया गया है। अब मैं टैबू बातें तो नहीं करूंगा, बहुत सी डिबेट इस पे पहले भी हो चुकी है, पर जबकि वो खड़ी है तो हम उनके मुद्दे भी जान लेते हैं, एक दो मुद्दे कि उनके क्या है ना। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची और मैं जूलॉजी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ये सब जूलॉजी वाले हैं? अच्छा, इसके लिए ये सब एक साथ जी। अच्छा, जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास खड़े, और ये सब आए भी एक साथ इसी के लिए है ना, कि सब जूलॉजी से हैं जी। तो आपके मुद्दे क्या हैं? मेरा एक तो सबसे पहले ये है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट लेते हैं हम, तो उसमें जो है विमेंस के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि बॉयज़ क्रिकेट मैच हो रहे हैं, यही सब होता है। गर्ल्स के लिए एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती है ज़्यादातर, हम स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाए। और जैसे हमारा डिपार्टमेंट है जूलॉजी, इसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एसीज़ की जैसे उन्होंने बात करी, वो सब की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारी लैब्स होती हैं 3-4 घंटे चलती हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में भी हमारे बच्चे ने जीई ली हुआ है,
तो उसमें सीट्स नहीं है, बैठने को नहीं मिलता है, ना एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं वो, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो जब केमिस्ट्री वाला डे होता है, उस दिन जी होती है उनकी। और यही है। एंड एक और मुद्दा है रिज़ल्ट रिलेटेड, तो रिज़ल्ट टाइम पर नहीं आ पाता है हमारे कॉलेजेस में। ओवरऑल डीयू की बात करी देखी जाए तो रिज़ल्ट के रिलेटेड बहुत इशू है। फिर एग्ज़ामिनेशन ब्लॉक के चक्कर काटो, ये सब बहुत देखने को मिलता है। तो यही सब है, और इस पे अगर काम किया जाए तो आई थिंक बहुत कुछ सही हो सकता है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, डूसू में जो इतनी भीड़ आती है, कैंपेनिंग आती है, हुटिंग होती है ना, मैंने बहुतों से सुनी, ये कंप्लेंट सुनी है कि बहुत दिक्कत होती है, तो आपको ऐसा कभी सामना करना पड़ा कि भीड़ भाड़ में कभी कुछ ईव टीजिंग का मामला है या शोर की वजह से कोई दिक्कत हुई हो, या भीड़ भाड़ धक्का मुक्की ऐसे कुछ? ये तो होता ही आ रहा है कि दिक्कत होती है। मतलब हम जा रहे हैं, रास्ते में घेर लेते हैं, हम अपना क्लासेस के लिए जा रहे होते हैं, उस बीच में वो सब आ जाते हैं। अब जैसे हम मेट्रो से आ रहे होते हैं इस तरफ, तो बहुत सारे बैरिकेड्स, वो सब दिक्कत आती है, बहुत लंबा रूट लेके हमें आना पड़ता है, तो वो सब की तो दिक्कत है ही है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीयू के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेरा सपना था कि मैं नॉर्थ कैंपस में आ नहीं पाया, पर बहरहाल वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पे आए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों। तो हम ऐसे ही डूसू का माहौल है और हम कैंपेनिंग के लिए निकले हुए थे कि कवर कर लें भाई कि किसका माहौल है, ये आप तक पहुंचा पाए, है ना। तो यही पहुंचाने में हमें कुछ समर्थक मिल गए एबीवीपी के, तो हमने सोचा कि इनकी भी थोड़ी सी बाइट ली जाए और एबीवीपी क्या है, संगठन क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये आप तक पहुंचा पाए, है ना। तो एक एक करके हम हमारे प्रश्न जो है वो एबीवीपी के लोगों से पूछेंगे, है ना। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपके नाम से शुरू करेंगे और थोड़ी बहुत आप बता पाए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम विक्की आनंद यादव है। हम बिहार के मुंगेर जिला से आते हैं। बिहार के मुंगेर जिला से। शोध के विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल साइंस से अभी हम मेरा राजनीतिक विज्ञान पे पीएचडी चल रही है। और अभी हम लोग डूसू चुनाव को देखने के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्पित जितने भी पैनल में उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में लोगों से, छात्रों से मिलकर वोट के लिए अपील कर रहा हूँ। अच्छा दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि एबीवीपी की पैनल क्या है, आपको याद है भैया कि एबीवीपी की पैनल क्या, बता दीजिए। 3134 3134 ये बैलेट नंबर है, इन्होंने जो बताया ये बैलेट नंबर है। प्रेसिडेंट के लिए 3, वाइस प्रेसिडेंट 1। पीछे से अगर आपको आवाज आती होगी कि ये एसएफआई वाले हैं, उनको हम बाद में कवर करेंगे बिल्कुल। भैया अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि एबीवीपी है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, अभी हाल फिलहाल में यह क्या काम कर रही है, उसके बारे में अगर थोड़ी सी ज्ञान वृद्धि करना चाहें आप। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत की आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व युवाओं के हाथ में हो, युवाओं एकत्रित होकर देश की प्रगति, छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में काम करने के लिए एक मंच बनाया गया, जो यह मंच आज विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन बनकर उभरी है। या तो डीयू बहुत बड़ी कैंपस है, लेकिन सुदूर आप पूर्वोत्तर में भी चले जाइएगा तो कोई भी कैंपस हो, वहाँ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन उनके कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार छात्र हितों के मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं और एक बात बता दूं कि एबीवीपी को लोग डायरेक्ट बीजेपी से जोड़ते हैं, पर एबीवीपी बीजेपी की यूथ विंग नहीं है। एबीवीपी जो है वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी यूथ विंग है ना। तो आप ये एक बात भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट लोग उसको एबीवीपी से बीजेपी से जोड़ देते हैं। तो भैया आप बताइए कि आप एबीवीपी से जुड़े, है ना, तो आपकी पृष्ठभूमि क्या है, एबीवीपी की तरफ आपका लगाव क्यों है? देखिए, दिक्कत क्या है ना कि अच्छी बात है कि कम से कम आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो है इस पर बात कर रहे हैं। नहीं तो आपने बता दिया कि आरएसएस का है, नहीं तो वो तो बीजेपी करते हैं, वो पढ़ते नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के दौर में लोग चल रहे हैं, और उसी तरीके से अभी हम लोग अपने पैनलों को देखेंगे तो कई पैनल जो है सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ही चल रहे हैं। जमीन पर आकर देखिएगा, आप भी देख रहे हैं कि कौन दिख रहा है, कितने लोग दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। आप उनको खंगालने लगेंगे कि वो कैसे हैं, तो कोई नहीं है। वैसे मैं इसी दिल्ली विश्वविद्यालय का पास आउट स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में मैं नालंदा विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ, नव नालंदा महावीर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की यूनिवर्सिटी, तो वहाँ शोधार्थी हूँ। तो एबीवीपी जो है सिर्फ छात्रों के मुद्दों के साथ साथ उसमें क्या सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्य है उसके साथ बात करती है, मोरल और इथिकल ग्राउंड क्या है उसके साथ बात करती है। आप जब हमारी बात करते हैं तो हम लोग ज्ञान के साथ साथ सील और एकता की बात करते हैं। ये नहीं बात करते कि बहुत पढ़ लिया और आपके पास मोरल और इथिकल ग्राउंड ही नहीं है। यहाँ बच्चे घूम रहे हैं और आप लाठी लेकर बच्चों को हड़काते फिर रहे हो, आप किसी को डराते फिर रहे हो। हर चीज़ का नियम कानून है ना। तो हमारे परिषद की विशेषता है कि ज्ञान, सील, एकता और इन सब चीज़ों के साथ चलते हैं। हमने
कोविड के समय आप देखिएगा जब सब छात्र संगठन घर में सो रहे थे तो विद्यार्थी परिषद के बच्चे तमाम अपने आयाम के माध्यम से सड़कों पर घूम रहे थे, सेवा कर रहे थे, छात्रों की सेवा कर रहे थे, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे दियारांचल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत हो, हर जगह का। हम लोग कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। हम लोग एक सूत्र में बांध कर चलने का काम करते हैं। हम लोग ये जो यहाँ की एक परंपरा थी, आपको भी पता है कि आप बोल नहीं सकते थे, आप पूछ नहीं सकते थे, आपको एक ही धरा में बात करनी थी, आपको एक ही तरीके से बात करनी थी। आज आप माइक उठा पा रहे हैं और आज मैं भी पूर्वांचल से आके बोल पा रहा हूँ, तो विद्यार्थी परिषद का देन है जिसने कि हर व्यक्ति को मंच दिया है, हर जगह को नेतृत्व दिया है। आप देख लीजिए किसी पैनल में हर जगह के लोगों को नेतृत्व मिला हो तो नहीं मिलेगा। तो ये विद्यार्थी परिषद है जो समग्रता के साथ, समन्वयता के साथ राष्ट्रीयता और एकता और संप्रभुता की बात करती है। तो आप लोग याद रखिए कि हमारा पैनल है 3-1-3-4। प्रेसिडेंट पर आर्यन मान, वाइस प्रेसिडेंट पर गोविंद तंवर, सेक्रेटरी पर कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पे दीपिका झा। बाकी देखिए मताधिकार आपका अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कौन आपके लिए लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहेगा, कौन विचार आपको सस्टेन करेगा, कौन सी विचार आपके विश्वविद्यालय के साथ साथ आपको राष्ट्रीय फलक पर नेतृत्व करती है। आप ऐसे विचार को चुन लीजिए जिसका आइडियोलॉजी आप पता करेंगे तो विदेश के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, कैसे वो लोगों को उल्टा अपने देश के प्रति बोल रहा है। तो इन सब चीजों को देखना है, सिर्फ क्योंकि छात्र है ना विश्वविद्यालय में है। लोग कहते हैं विश्वविद्यालय की राजनीति से क्या मतलब है कि देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। तुम घर द्वाले में नहीं पढ़ रहे हो, तुम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो जहाँ वैश्विक स्तर पर तुम्हारे विचारों को सुना जाता है, आपके विचारों को सुना जाता है। तो आपके विचार, आपके मतदान, आपकी एक एक सोच पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तो ये सोच के वोट देना है कि किस विचार ने विश्व को नया संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं ये किसी भी पार्टी पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना ही हम एबीवीपी से, ना ही एनएसयूआई से, ना ही सीपीआई से, हमारा काम है कि सबको मंच देना। तो आज एबीवीपी को हमने मंच दिया है, हम चाहेंगे कि एनएसयूआई और सीपीआई को भी हम किसी दिन ऐसा ही मंच दे पाए और उनके मुद्दे क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो भी आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। दोस्तों, इससे थोड़ी देर पहले ही, जैसा कि आप अगर वीडियो में भी देख रहे होंगे, तो एबीवीपी के जो समर्थक थे उनसे हमने छोटी सी बाइट ली थी और जाना था कि एबीवीपी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उनका जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तब राहुल जासला यादव, जो कि एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनके समर्थक हमें मिल चुके हैं। तो एक तरफ हमने एबीवीपी का पक्ष रखा है और दूसरी तरफ हम पक्ष रखने जाएंगे एनएसयूआई का, है ना। तो नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है जी। तो हम फिलहाल कैंपस लॉ सेंटर में खड़े हैं और पूरी जोरों शोरों से राहुल भाई का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। आप लोग भी उन्हीं की टीम में से हैं क्या? जी। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ DAVPG कॉलेज देहरादून का। हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है और ये सभी टीम हम लोग यहाँ राहुल भाई के लिए यहाँ आए हैं, राहुल जांसला भाई के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन्होंने बताया है कि मतलब ये राहुल भाई बहुत सक्रिय रहते हैं और एनएसयूआई से भी हम पिछले 8 सालों से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी आए हैं। बाकी पर्सनली राहुल जांसला जी बहुत ही मतलब बच्चों के बीच में रहे हैं, बच्चों की मदद करते हैं टाइम टू टाइम, हमारे उत्तराखंड के बच्चों की काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पे आए हैं। आप उत्तराखंड से यहाँ पे प्रचार प्रसार करने आए हैं? जी। तो ये सब तो है ही भाई, आप उत्तराखंड से आए हैं ना, तो आप थर्ड मैन का व्यू देंगे हमें, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो हमारे मुद्दे तो हमें लगता है। पर आपके हिसाब से डीयू के छात्रों के मुद्दे क्या हैं? देखिए, डीयू के छात्रों के अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि एक तो यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है, जो कि मतलब दिल्ली में मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हवा पानी है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पानी है। और दूसरा चीज़ कि ये एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी उत्तराखंड और दिल्ली में, वो है कि एबीवीपी सिर्फ चुनाव टाइम पे सक्रिय होती है। मतलब वहाँ पे भी मैंने देखा है जब चुनाव आएंगे तो बच्चों के बिल्कुल आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देंगे, हाथ जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जैसी चुनाव खत्म तो कैंडिडेट को ये पता नहीं रहता है कि उसके साथ 10 घूमने वालों का नाम क्या है, कौन वो थे, तो वो बच्चों को मतलब एकदम से बेसहारा हो जाते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे एकदम से मतलब भूल गया है, सब कुछ भूल गया है। लेकिन वहीं अगर मैं एनएसयूआई की बात करूं तो एनएसयूआई एक तो जाति निरपेक्ष है, ठीक है, यहाँ धर्म जाति से ऊपर उठकर जो चीज़ें देखी जाती है, बच्चों के लिए काम किया जाता है, इसी वजह से हम एनएसयूआई से भी जुड़े थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे पिछले साल ही रौनक भाई जो थे हमारे, रौनक खत्री,
ठीक है, वो अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने काफी मतलब काम किया है बच्चों के लिए, छोटी छोटी चीजें। मतलब आपने एक वीडियो जो देखी होगी जिसमें वो कांच तोड़ के वो हटाते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों को बोला कि मतलब फैकल्टी से बात कर रहे थे कि बच्चा झुक के बात करेगा। तो एक बेसिक चीज है जो शायद ही कोई नेता, मतलब जो हवाबाजी वाला नेता कह लेंगे, वो ये चीजें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन जो एक ग्राउंड लेवल का नेता होता है वो ये चीजें नोटिस करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस चीज को मतलब मैं मानता हूँ कि एनएसयूआई पूरा ध्यान देती है। और ऐसे ही करके हम भी अगर अपना बताएं तो हमने भी वहाँ 16 साल से वहाँ कंटिन्यू एबीपी जीत रही थी। 16 साल बाद हम वहाँ रिकॉर्ड तोड़ा है एबीपी का। तो बच्चों के लिए अगर मैं बताऊँ तो हमने भी बहुत मतलब वहाँ पे भी काम किया है, चाहे वो लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड की मशीनें हों, चाहे बच्चों के लिए स्मार्ट लाइब्रेरी हो, ऐसे। और कहीं ना कहीं हमें भी जो प्रेरणा मिलती है वो यहाँ के छात्र नेताओं से मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दिल्ली में जो देश की कैपिटल सिटी है वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई आपने ना 2-3 बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं ना, मैं एक एक करके उन पे आता हूँ। पहले रौनक खत्री जी की बात कर लेते क्योंकि उन्होंने बहुत नाम कमाया है ना। एबीवीपी वाले रौनक खत्री पे ये आरोप लगाते हैं, जैसे कि आपने वीडियो का भी जिक्र किया, कि वो रील नेता है, वो रियल नेता नहीं है। तो इस पे आप क्या, उनके जो नैरेटिव है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर मैं रील नेता और रियल नेता की बात करूं तो यार अगर वो सिर्फ रील नेता होते तो उनसे 100 लोग, 200 लोग, 1000, 10,000, 50,000 लोग जुड़ते। यार जिस आदमी की 1 मिलियन फॉलोइंग है, मैं कह रहा हूँ अगर उसके 10% मतलब 1 लाख लोग भी अगर जेन्युइन फॉलोवर हैं तो वो कहीं ना कहीं तो काम देख के ही जुड़ रहे होंगे। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि अगर किसी को पता नहीं है कि एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ये क्या है ना, तो आप उसको थोड़े से संक्षिप्त में अगर बता पाएं तो। देखिए मैं नॉर्मली बस सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, एनएसयूआई वो पार्टी है जो कहते हैं कि आखिरी रो में बैठे हुए आखिरी बच्चे की भी आवाज़ सुनने का काम करती है। और सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे का काम करने से पहले वो ये नहीं पूछती है कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की जाति क्या है, बच्चे का धर्म क्या है, कि तब हम बच्चे का काम करेंगे। ना ही है जय श्री राम पे क्या बोलते हैं कि नारे पे। देखिए मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है, मैं श्री राम जी हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन हम जय श्री राम के नारे लगा के यहाँ चुनाव जीतने का काम नहीं करते हैं। हमारा मेन मोटिव है छात्र हितों का काम करना, और इसी वजह से हम एनएसयूआई से जुड़े। और हम लोगों को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एनएसयूआई सिर्फ छात्र हितों के मुद्दों पे काम करती है। इस वजह से हम कहते हैं एनएसयूआई को सपोर्ट करिए, ना कि किसी ऐसे पार्टी को जो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों का। अरे यार यहाँ पे तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हें भटकाने का काम तो इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एनएसयूआई से जुड़िए, क्योंकि ये आखिरी रो में बैठे हुए आखिरी बच्चे तक को बिना उसके जाति धर्म पूछे उसकी मदद करने का काम करते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमने एनएसयूआई को भी अपना मंच दिया है, इसके पहले एबीवीपी को दिया था। तो आप दोनों की अपनी अपनी विचारधारा देखिए और आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आप किसको वोट देंगे। अच्छा, ये तो मैं पूछना ही भूल गया कि एनएसयूआई की पैनल आप एक बार रिपीट कर दीजिए तो हमारे दर्शक उसको जान जाएंगे। देखिए अध्यक्ष पे हमारी जोसलिन चौधरी हैं, आपने अध्यक्ष पे उन्हें सपोर्ट करना है। उपाध्यक्ष पे हमारे राहुल झांसला भाई हैं, उन्हें आपने सपोर्ट करना है। सेक्रेटरी पे हमारे कबीर गिरसा जी जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी पे हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी पे हैं हमारे लवकुश बडाना। तो जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि हम डूसू की कैंपेनिंग के लिए कवर करने आए थे, है ना। तो हमें यहाँ पे हमारे तेलंगाना से आए हुए भाई मिल चुके थे। क्योंकि पिछले साल से मेरा रूममेट भी तेलंगाना से ही था, तो मेरा एक खासा लगाव है तेलंगाना से, है ना। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम बताइए और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सैयद आसिफ अली, मैं तेलंगाना से ये थर्ड टाइम आया हुआ हूँ। तेलंगाना में खम्मम डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ 3 साल से, और 7 ईयर से मैं एनएसयूआई में वर्क कर रहा हूँ। अब 3 साल से आ रहे हैं तो आपने कुछ तो देखा होगा कि डीयू के स्टूडेंट्स के मुद्दे क्या हैं। तो एज अ थर्ड मैन्स पर्सपेक्टिव आपका व्यू क्या है कि डूसू के जो छात्र हैं उनके मुद्दे क्या हैं? जी, डूसू में मैं 3 बार तो काम किया, 3 टाइम इलेक्शन में काम किया हूँ। इस एक्सपीरियंस में मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 3 टाइम जो डूसू के स्टूडेंट्स है, अगले लास्ट टाइम तो देखो हमारे एनएसयूआई के रौनक खत्री जी ने प्रेसिडेंट जीते हुए, उसके बाद में से और एक पोस्ट जीते हैं। अब ये देख, अब हमें भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार डूसू के पैनल में जब कभी लास्ट टाइम 10, 15, 20 ईयर्स के बैक डूसू में प्रेसिडेंट बने हुए एक लेडी प्रेसिडेंट हुए हैं। उसके बाद अब एनएसयूआई में लेडी प्रेसिडेंट कैंडिडेट जी जैसे कि
जोसलिन नंदिता चौधरी जी ने अब प्रेसिडेंट कैंडिडेट फिर से मिला हुआ है। तो ये लगता है कि इस बार जोश लास्ट टाइम से और ज़्यादा है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है राहुल झांसा यादव जी ने भी और ज़ोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। और सेक्रेटरी कैंपेन कबीर मिश्रा जी है और उनके बाद में से जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट है लवकुश जी है। सब लोग जो स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के लिए दबाव ला रहे हैं गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट पे दबाव इस पैनल से हमको लगता है कि जो डूसू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जितने भी लोग हैं उतने लोग फायदेमंद में गिरेंगे और इनसे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वोट इनको देने से कोई नुकसान नहीं होएगा। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि डीयू में सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स ही इंटरेस्ट नहीं लेते डूसू में, पर बाहर से आने वाले छात्र भी, यानी कि जितने भी छात्र संगठन पूरे देश में है, किसी भी राज्य में है, वो डूसू में अपना अपना योगदान देने के लिए यहाँ पे पहुंच जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने अपना टाइम दिया, है ना। और दर्शकों ऐसे हमारा चैनल फॉलो करते रहिए डूसू की न्यूज़ के लिए। थैंक यू।